हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आज सभी का स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक आर के शर्मा। आज आपका जो 28/8/2020 को नया लेसन स्टार्ट हो रहा है। नया लेसन जो स्टार्ट हो रहा है वो है भारत की विदेश नीति और यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। नया लेसन स्टार्ट आपका हुआ है। भारत की विदेश नीति एवं यूएनओ क्या है, इसे इकाई 4 में पहला लेसन है। तो देखिए विदेश नीति किसे कहते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं कि विदेश नीति, भारत की विदेश नीति के बारे में जो यहाँ अपने पास पॉइंट आया है कि विदेश नीति, तो अपन चर्चा करेंगे कि भारत की विदेश नीति क्या है, कैसी है भारत की विदेश नीति, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। विदेश नीति क्या है। विदेश नीति से आज से उस नीति से माना जाता है जो एक देश से दूसरे देश अन्य देशों के प्रति अपनाई जाती है। एक देश द्वारा अन्य देशों के प्रति अपनाई जाती है। इस प्रकार दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जिन नीतियों का प्रयोग अनुसरण किया जाता है उन नीतियों को उस देश की विदेश नीति कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा विदेश नीति किसे कहते हैं। एक देश के द्वारा अन्य देशों के प्रति अपनाई जाती है ये नीति। इस प्रकार दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जिन नीतियों का प्रयोग या अनुसरण किया जाता है दो देशों के बीच में, उन नीतियों को देश की विदेश नीति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए उन नीतियों को विदेश नीति के नाम से जाना जाता है। उन नीतियों को उस देश की विदेश नीति कहा जाता है। इसे कहते हैं विदेश नीति। तो समझ में आ गया होगा विदेश नीति होता है नियम, दो देशों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए नीतियों का प्रयोग या अनुसरण करना या नीति बनाना, नियम बनाना, वो ही विदेश नीति कहलाती है। तो मेरे हिसाब से विदेश नीति समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलती है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व क्या है। इसका अर्थ है बिना किसी मनमुटाव या द्वेष भावना के, बिना किसी मनमुटाव या द्वेष भावना के मैत्रीपूर्ण ढंग से एक देश और दूसरे देश के रहना, एक देश से दूसरे देश के साथ रहना। यदि विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ पड़ोसियों के समान नहीं रखोगे तो विश्व की शांति की स्थापना नहीं हो पाएगी। इस कारण शांतिपूर्ण तरीके से सबके अस्तित्व को स्वीकार करना की विधि को ही शांतिपूर्ण अस्तित्व कहलाता है। इसका शांतिपूर्ण तरीके से सबके अस्तित्व को स्वीकार करने की विधि को ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व कहते हैं। तो देखिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। इसका अर्थ होता है बिना किसी मनमुटाव द्वेष भावना के मैत्रीपूर्ण ढंग से एक देश से दूसरे देश के साथ बनाए रखना या साथ रहना, वो भी सहअस्तित्व कहलाता है। सहअस्तित्व की नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति कहलाती है। अगर पड़ोसी देशों के साथ अगर अच्छे संबंध नहीं रखोगे तो विश्व में कभी शांति नहीं हो सकती। इस कारण शांतिपूर्ण तरीके के साथ सबके अस्तित्व को बनाए रखना और विधि को ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के नाम से जाना जाता है। सहअस्तित्व उसे कहते हैं। इसके बाद उपनिवेशवाद क्या है। कई बार क्वेश्चन आता है उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, या कोई पॉइंट आता है उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। क्या है उपनिवेशवाद। एक राज्य अथवा राष्ट्र दूसरे देशों पर शासन और शोषण, वास्तव में उपनिवेशवाद वह नीति है जिसके द्वारा कोई विदेश शक्ति अन्य देशों पर अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित कर अपने अधिक उन्नति करने के लिए उन संसाधनों का शोषण करना, वो उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वो एक उपनिवेश था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश मन देश का उपनिवेश भारत में था। इसे कहते हैं उपनिवेशवाद। एक राज्य दूसरे राज्य देशों पर शासन करना या शोषण करना,
उससे कहते हैं उपनिवेशवाद। इसके बाद साम्राज्यवाद क्या है? एक देश द्वारा अपने हित की पूर्ति के लिए एक देश के द्वारा अपने हित की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर प्रमुख या प्रभुत्व अन्य देशों पर प्रभुत्व स्थापित करना और बाद में साम्राज्य स्थापित करना, वो साम्राज्यवाद कहलाता है। एक देश द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर प्रभुत्व स्थापित करना, अपना अधिकार जमाना और बाद में साम्राज्यवाद की स्थापना करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य होता है, गुटनिरपेक्षता से आशय है सैन्य गुटों से पृथक रहना। गुटनिरपेक्षता का आशय है सैन्य गुटों से अलग रहना ही गुटनिरपेक्षता कहलाती है। संप्रभुता किसे कहते हैं? वह राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। यह आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकती है। इस पर सैद्धांतिक दृष्टि से कोई रुकावट नहीं लगाया जा सकता। सैद्धांतिक दृष्टि से कोई पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाया जा सकता या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वह राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। यह आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकती है। इस पर सैद्धांतिक दृष्टि से कोई रुकावट नहीं लगाया जा सकता या सैद्धांतिक दृष्टि से इसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। इसे कहते हैं संप्रभुता। इसके बाद आपका आता है पंचशील का सिद्धांत। पंचशील का अर्थ है आचरण के 5 सिद्धांत। ये सिद्धांत भारत की विदेश नीति को एक आधार प्रदान करते हैं। पंचशील शब्द का प्रयोग 24 अप्रैल 1954 को किया गया था। पंचशील के सिद्धांत का प्रयोग, जो शब्द का प्रयोग जो है 24 अप्रैल 1954 को किया गया था। तो आज की जो लेसन में मैंने आपके जो इस लेसन में आपके जो टॉपिक आ रहे हैं आएंगे, तो सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिकों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। विदेश नीति आपको समझ में आ गई कि विदेश नीति किसे कहते हैं। एक या दो देशों के बीच में जो संबंध स्थापित करने के लिए जो नीतियाँ अपनाई जाती हैं, जिन नीतियों का प्रयोग या अनुसरण किया जाता है, उन नीतियों को देश की विदेश नीति के नाम से जाना जाता है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में एक देश के दूसरे देश की जो अस्तित्व को स्वीकार करना, शांतिपूर्ण तरीके से सबके अस्तित्व को स्वीकार करने की विधि को ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के नाम से जाना जाता है। बिना किसी मनमुटाव या द्वेष भावना के मैत्रीपूर्ण ढंग से एक देश से दूसरे देश के साथ रहना, मैत्रीपूर्ण भाईचारे की भावना के अनुसार, मित्रता के अनुसार एक देश से दूसरे देश में रखना, एक दूसरे के साथ रहना ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व कहलाता है। इसके बाद जो आपको बताया गया कि उपनिवेशवाद, एक देश का अधिकार दूसरे देश पे भी होना, राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर अपने अधिक उन्नति के लिए उन संसाधनों का दोहन करना या संसाधनों का शोषण करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है हमारे भारत के ऊपर कर रखा था, वो उपनिवेशवाद था। साम्राज्यवाद, एक द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए देश पर प्रमुख प्रभुत्व स्थापित करना, माने एक राजा, जैसे राजा होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी गुट में शामिल ना होना ही गुटनिरपेक्षता कहलाती है। संप्रभुता का होता है जैसे राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके ऊपर किसी प्रकार का किसी का कोई दबाव नहीं होता। ये आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है, जिसके ऊपर सैद्धांतिक रूप से किसी का अधिकार नहीं होता। पंचशील का सिद्धांत जो है 24 अप्रैल 1954 में अपनाया गया था। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच में जो है नीति का पालन करना या स्वीकार करना ही जो है पंचशील का सिद्धांत कहलाता है। इसलिए आज के जो टॉपिक में आपको जो करवाया है, आज आपका लेसन स्टार्ट हुआ है। इकाई 4 भारत की विदेश नीति और यूएनओ क्या है, इसके बारे में मैंने आपको आज बताया है। और इसमें कौन कौन से पॉइंट चल रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया है। विदेश नीति क्या है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व क्या है, इनके बारे में चर्चा की। उपनिवेशवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, कूटनिरपेक्षता क्या है, संप्रभुता क्या है और पंचशील का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में मैंने चर्चा आपके सामने की है।
और मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आपको जो है एक साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, गुटनिरपेक्षता, संप्रभुता, पंचशील, ये सारे सिद्धांत जो आपके सामने आ रहे हैं, विदेश नीति, शांतिपूर्ण अस्तित्व, ये सारे सिद्धांत जो आपके सामने आए हैं उनके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई समस्या आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल की क्लास में आपको जो है आगे के टॉपिक और बताए जाएंगे, विदेशी नीति के बारे में, यौनों के बारे में कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो आप जब तक जो ये काम आपको जो तारीख वाइज तारीख आपको काम करना है, जो काम आपको दिया गया है वो समय पे आपको पूरा करना है, कोई लापरवाही नहीं करेगा और साथ के साथ याद भी करना है ताकि आपके पास किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। मेरे हिसाब से आपके सामने कोई समस्या नहीं आई और आपको याद होते जाए और अच्छे मार्क्स भी लेके आए और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहे। तो आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल की क्लास में आपको आगे के टॉपिक बताए जाएंगे। जब तक जय हिंद।